नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 21 जीएस के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और यूपीपीसीएस और आरओ के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और देखो ये जो क्लास होती है आपके सामने दोपहर के 2 बजे होती है फिक्स, और डेली होगी ये 2 बजे ही होती है। इसमें हम 50 क्वेश्चन जीएस के देखते हैं और काफ़ी देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके एग्जाम में। तो समझ सकते हो काफ़ी तैयारी अच्छी हो जाएगी जब तक एग्जाम होगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल है M2M क्लासेज नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और साथ ही साथ आपको मेरे साथ आंसर भी देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप आंसर दोगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, पता तो लगेगा आपको कि कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। बाद में अपने आप उसको चेक भी करते जाना। तो देखो अब इसमें पहले क्वेश्चन में देखते हैं हम कथनों के बारे में, कथनों पर विचार करना है। जैसे इसमें 2 कथन दिए हुए हैं और वो देखना है कौन सा सही होगा। पहला कथन देखो कि गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की जो मूर्तियां थीं वो यूनानी देवताओं की मूर्तियों से साम्य रखती हैं। यानी गांधार शैली में जो निर्मित बुद्ध की मूर्तियां हैं यूनानी देवताओं की मूर्तियों से साम्यता यानी समानता रखती हैं। दूसरा कथन है इसमें भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यूनानी संस्कृति के संपर्क में आने से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा सही होगा। देखो पहले के बारे में बताऊं कि गांधार शैली में जो निर्मित बुद्ध की मूर्तियां हैं वो यूनानी देवताओं की मूर्तियों से समानता रखती हैं, यानी समझ सकते हो इसमें पहला तो सही है। ये सही क्यों है इसके बारे में समझो कि जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उस पर यूनानी शासकों ने शासन किया था। और देखो जिस क्षेत्र में किसी संस्कृति का शासन हो जाएगा तो समझ सकते हो उसकी संस्कृति का तो विकास उस जगह पर निश्चित होगा। और इसी वजह से समझ सकते हो जो भारतीय बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, जो भारतीय गांधार शैली है उसमें देखा जाए तो यूनानी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। और जो गांधार है, गांधार अब वर्तमान में देखा जाए तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन पहले ये भारत के ही अधिकार में आता था, तो समझ सकते हो। ठीक है, तो इस क्षेत्र में यूनानी देवताओं की भी मूर्ति मिलती हैं। दूसरा है इसमें भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यूनानी संस्कृतियों के संपर्क में आने से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। तो देखो ये दूसरा भी सही हो जाएगा, ये दोनों ही सही हैं पहले क्वेश्चन के। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं बिल्कुल। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला देखो इसमें, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। और दूसरा है इसका गठन उन्होंने सिंगापुर में किया था। तो बताओ इसमें सही कौन सा होगा। देखो पहले के बारे में बताऊं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया था, ये पहला बिल्कुल सही है। और देखो इसमें सहयोग भी पूछा जा सकता है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का जो गठन किया था इसमें सहयोग किसने किया था? तो याद रखना इसमें सहयोग किया था जर्मन विदेश मंत्रालय ने, जर्मन विदेश मंत्रालय ने। और देखो हिटलर जर्मनी का था, उसी के टाइम में हुए हैं ये सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो काफ़ी फेमस हैं, ये पहला सही हो जाएगा इसका। और देखो ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस इसी के माध्यम से आज़ादी के लिए जो भाषण होते थे और जो खबरें होती थी वो छपवाते थे। ठीक है, और दूसरा देखो इसका गठन उन्होंने सिंगापुर में किया था। इसका गठन क्या सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था? तो देखो ये दूसरा गलत है, इसमें पहला तो सही है दूसरा गलत है। ये सिंगापुर में नहीं जर्मनी में किया था। ये जो द फ्री इंडिया सेंटर था इसका गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में नहीं जर्मनी में किया गया था। तो समझ सकते हो इसका पहला सही है ओनली, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें भी कथनों पर विचार करना है। पहला कथन देख लो कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में ही हुई थी, और यह गुरुग्राम जो हरियाणा का है, पहले इसको गुड़गांव कहा जाता था लेकिन वर्तमान में इसको गुरुग्राम नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर हुई थी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना गुरुग्राम में 1984 को। तो देखो पहला बिल्कुल सही है, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, तो देखो ये दूसरा भी सही है, गुरुग्राम में ही है इसका मुख्यालय। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह यानी SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है? कौन स्वयं सहायता समूह है इनमें चारों में से जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है? नाबार्ड, व्यापारिक बैंक, RBI या सहकारिता बैंक? बताइए कौन सा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। तो देखो ये जो स्वयं सहायता समूह हैं
ये स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित कौन करता है? ये करता है नाबार्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाबार्ड। ठीक है। और देखो नाबार्ड के बारे में बताऊं आपको कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और आरबीआई की स्थापना ये हुई थी 1935 को। ठीक है, याद रखना। तो देखो ये नाबार्ड जो है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है। ठीक है, याद रखना। और यह जो समूह होते हैं ये जो समूह हैं वर्ष 1992-93 के दौरान गरीबों के लगभग 500 SHG को औपचारिक वित्तीय संस्थानों से जोड़ने के लिए पायलट के रूप में ये शुरू किए गए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा बुद्ध के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये महात्मा बुद्ध का। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो इसमें देखो पहला कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में व्यतीत की थी। देखो एक दो नहीं 4-5 प्रैक्टिस सेट पहले महात्मा बुद्ध की चर्चा की थी मैंने, तो उसमें मैं एक पॉइंट गलती से बोल गया था। देखो बोला तो मैंने सही था पर जुबान कभी कभी गलत बोल जाती है कि जो मैंने जैसे घर से वो निकले थे तो उस घटना को तो कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, लेकिन जब इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था यानी इनका जो मृत्यु हुई थी तो उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो मैं उसको जल्दी जल्दी में स्पीड से बोल गया था महाविनिष्क्रमण, तो उसे आप समझ सकते हो। ठीक है। तो देखो इसमें पहला है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था। क्या ये पहला सही है? पढ़ा होगा आपने तो बताओगे आप। इसमें क्या पूछा है? कथनों पर विचार करना है, जो गलत हैं वो पूछा है इसमें। देखो इसमें ये जो पहला दिया हुआ है ये गलत है। ये गलत क्यों है? पहले तो ये समझ लो कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। उस टाइम इसे कुशीनारा नाम से जाना जाता था। ठीक है। और ये इसमें लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त नहीं हुआ था, ये गलत है। लिच्छवियों की वजह से बता रहा हूँ इसमें। तो ये किस में? मल्लों के गणराज्य में हुआ था इनका। मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुशीनगर। यानी इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो मल्ल होते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? कुशीनगर। ठीक है, याद कर सकते हो। और देखो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? श्रावस्ती में। तो ये गलत है, श्रावस्ती में नहीं बिताई थी, ये इन्होंने वैशाली में बिताई थी। कहाँ पर? वैशाली में। इस वजह से ये गलत है दूसरा। तो ये दोनों ही गलत हैं और इसमें यही पूछा है, जो गलत हैं वो बताना है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो महात्मा बुद्ध के बारे में फिर संक्षेप में समझ लो कि इनका जन्म हुआ था 563 BC में नेपाल के कपिलवस्तु में। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, माता का नाम था महामाया, ऐसा कहा जाता है। 7वें दिन इनके जन्म के बाद इनकी माता का देहांत हो गया। पालन पोषण इनकी मौसी थी गौतमी, उनके द्वारा किया गया था। फिर इनका विवाह यशोधरा से हुआ था 16 वर्ष की आयु में, और इनका पुत्र हुआ राहुल, और इनका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, याद रखना। और देखो इनका एक सारथी था जिसका नाम था चिन्ना, या उसको चन्ना कहते हैं। और घोड़े का नाम भी पूछा जाता है, तो घोड़े का नाम था इनके महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक। ठीक है। और फिर ये उसको घोड़े को और सारथी को साथ लेकर के घूमने निकल गए। 4 दृश्य देखे थे, कहानी सुनी होगी आपने, उससे इनकी जिंदगी बदल गई। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। उस घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। इसके बाद ये अनुमा नदी पर पहुंचे, वहीं पर सिर मुड़वाया, सन्यासी रूप धारण किया और फिर महाज्ञान की तलाश में निकल गए। सबसे पहले अलारकराम नामक व्यक्ति था, उससे मिले थे और कुछ शिक्षा भी ग्रहण की थी उससे इन्होंने। फिर ये वैशाली पहुंचे थे। वैशाली में इनकी मुलाकात जो हुई थी रुद्रक नामक एक व्यक्ति था, उससे हुई थी, उससे भी शिक्षा ली थी। फिर दोनों से शिक्षा लेने के बाद ये आगे गया में पहुंच गए थे। गया में इनकी मुलाकात हुई थी 5 ब्राह्मणों से, और 5 ब्राह्मणों से के साथ ही ये तपस्या करने बैठे थे महात्मा बुद्ध। 1 वर्ष तक 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ दिया था, लेकिन वो चले गए। फिर 6 वर्ष तक इन्होंने कंटिन्यू तपस्या की। उसके बाद इन्हें निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखो 29 वर्ष में गृह त्याग किया, तो 6 वर्ष तपस्या की, यानी 29 और 6 35 वर्ष में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। उस घटना को कहते हैं निर्वाण। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहलाए थे बुद्ध या तथागत कहलाए थे। एक कन्या थी सुजाता, उसके हाथों से इन्होंने खीर खाया था, और कह सकते हो अपना जो व्रत तपस्या की थी, अनशन कह सकते हो, वो तोड़ा था। और इसी वजह से जो बुद्ध पूर्णिमा होती है वैशाख महीने की, उसको खीर बांटी जाती है प्रसाद के रूप में। और देखो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, और उस घटना को कहा जाता है धर्म
धर्म चक्र प्रवर्तन, और ये मृगदाब वन है गया में, उसमें दिया था, वाराणसी के पास ही पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, वो भी पूछे जाते हैं। एक पहला था उसमें दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिए थे, उन सभी को याद कर लेना आप। और देखो फिर इन्होंने बौद्ध धर्म में 3 रत्न भी दिए थे, बुद्ध धम्म और संघ। और देखो बौद्ध धर्म के द्वारा सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए, श्रावस्ती में, ये भी पूछा जाता है। और भाषा थी उसमें पाली। गौतम बुद्ध के 2 शिष्य हुए थे, एक तपस्वी हुआ था और एक बल्लुक हुआ था, लेकिन इनके जो प्रधान शिष्य हुए थे वो आनंद और उपाली हुए थे। फिर ये कुशीनगर चले गए थे, अपना अंतिम टाइम वहीं पर बिताया था। और इनका एक देखो इनका अंतिम उपदेश भी पूछा जाता है, तो इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था सुबच्छ को। ठीक है, किसको, सुबच्छ को दिया था। और फिर ये वहीं पर चले गए कुशीनगर में। एक चंद्र लोहार था, इनका शिष्य था वो, उसने इसको महात्मा बुद्ध को एक सूअर का, यानी पोर्क कह सकते हो, सूअर का मांस परोसा था, जिसे ये पचा नहीं सके थे। और कहा जाता है अतिसार रोग हो गया इनको, और जिस वजह से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की आयु में हुई थी, कुशीनगर में ही हुई थी, और हिरण्यावती नदी के किनारे हुई थी। और इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसे आप सही कर सकते हो, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, और देखो महात्मा बुद्ध के बारे में प्रतीक भी, चिन्ह भी वगैरह पूछे जाते हैं, उन्हें मैं आगे बता दूंगा। फिर आगे बौद्ध धर्म में कुछ सुधारों के लिए 4 संगतियाँ जो हुई वो काफ़ी हैं, सभी बताने को तो काफ़ी है, आप सभी पढ़ लेना, इतना ही समझ लो। ठीक है, महाजनपद भी पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, पिटक भी पूछे जाते हैं, जैसे 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तो ये सभी पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध को अच्छे से पढ़ लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित किन 2 संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा के नाम से जाना जाता है? वाशिंगटन जुड़वा के नाम से किन 2 संस्थानों को जाना जाता है? IMF और WTO, IMF एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IMF एवं IBRD एवं विश्व बैंक एवं यूनिसेफ। देखो विश्व बैंक जो मुख्य रूप से कहा जाता है वो IBRD को कहा जाता है, याद रखना। और जुड़वा किसको कहा जाता है इसमें, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है IMF और IBRD को जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखना। और देखो इनका मुख्यालय कहाँ है, इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है, IBRD और IMF का, याद रखना। और इनकी जो स्थापना हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसके निर्णय और समझौतों के माध्यम से हुई थी। काफ़ी फेमस दोनों संस्थाएं हैं, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। दूसरा, इसमें यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत विवियन डेरेजियो द्वारा की गई थी। अब इसमें बताओ कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही होगा। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है, और दूसरा, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत विवियन डेरेजियो द्वारा की गई थी। बताओ कौन सा सही होगा, 1, 2 या 1 और 2 दोनों, या कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो ये दोनों ही कथन सही हैं। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है, और यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत है विवियन डेरेजियो द्वारा ही की गई थी। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। देखो विवियन डेरेजियो द्वारा यंग बंगाल जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1828 में कलकत्ता में की गई थी। कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है, याद रख लेना, यंग बंगाल आंदोलन 1828 में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, अब इसमें देख लो कि भारत के प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति होती है तो उस समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक का सदस्य हो जाना चाहिए। क्या ये सही है? पहला, कि जब राष्ट्रपति, अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है तो उस टाइम ये जरूरी तो नहीं है कि उसे संसद के लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक सदन का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, परंतु उसे ये आवश्यक है, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो देखो ये बिल्कुल सही है, पहला जो है 100% सही है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 74 में दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा।
ठीक है। पीएम की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल 75 में दिया हुआ है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सलाह से की जाती है। ठीक है, तो ये 74 और 75 को अच्छे से इन सभी को भी पढ़ लेना चाहिए आपको। ठीक है, और दूसरा देखो, इसमें जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। तो देखो ये गलत है। दूसरा क्यों गलत है कि लोकसभा का ही नहीं, वो राज्यसभा का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है इसमें दूसरा जो है, तो इसका सही जवाब। और तीसरा देखो, इसमें क्या पूछा था, इसमें नियुक्ति के समय यही पूछा था कि जो सही है, तो देखो पहला सही होगा आंसर, तो ऑप्शन ए ही हो गया। लेकिन और बाकी ऑप्शन भी देख लो। तीसरा है इसमें संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ये भी गलत है। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ओनली फर्स्ट कि भारत के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी ये नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु ये आवश्यक है, ये जरूरी है कि 6 माह के अंदर उसे दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच अंतर बताना है। एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच देखो, इसमें सबसे पहले ये समझो कि जो ऑरिक्स दिया हुआ है ये क्या है। ऑरिक्स के बारे में बता दूं, ये जो ऑरिक्स है जेमस बेक ऑरिस्क जो है जोमेस बेक के नाम से भी जाना जाता है इसको, और ये अफ्रीका और इसके अलावा अरब का जो प्रायद्वीप है, ये जो शुष्क क्षेत्र हैं अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के, उस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और जो चीरू दिया हुआ है, ये चीरू जो है एक तिब्बती मृग या फिर इसे पिकास कह सकते हो, ये तिब्बती मृग है जो चीरू है, और ये तिब्बत के पठार में इसके आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो देखो अब इसमें अंतर देख लेना है इसमें आपको कि पहला दिया हुआ है ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं। तो मैंने बताया था अभी शुष्क और गर्म क्षेत्र जो हैं अफ्रीका और अरब के क्षेत्र उसमें पाया जाता है, तो अनुकूलित है, इतना सही है। आगे देखो, जबकि चीरू ठंडे पर्वतीय घास के मैदानों और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए हैं। तो देखो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। तो ये पहला 100% सही है इसका जो स्टेटमेंट है। सेकंड देखो, इसमें ऑप्शन ही है ये तो डायरेक्ट बी है। इसमें ऑरिक्स का शिकार उसके श्रृंगारों के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए किया जाता है। तो देखो ये गलत है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। तीसरा देखो, इसमें ऑरिक्स केवल पश्चिमी भाग में मिलता है, जबकि चीरू केवल उत्तर पूर्व भाग में मिलता है, उत्तर पूर्व भारत में मिलता है। तो देखो ऑरिक्स जो स्पेशली वो मिलता है, ये तो मिलता है अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में, लेकिन चीरू के बारे में दिया हुआ है केवल उत्तर पूर्व भारत में मिलता है। तो देखो केवल लग जाए तो नेगेटिव वर्ड आ गया, केवल उत्तर पूर्व भारत में नहीं, ये तो आपको तिब्बत के पठार में मिलेगा, यानी भारत के उत्तर में भी मिलेगा, हिमालय क्षेत्र में ही मिलेगा, ये याद रखना, और तिब्बत के पठार क्षेत्र में मिलेगा स्पेशली। तो इस वजह से ये गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में, स्पेशली अफ्रीका और अरब के जो प्रायद्वीप के जो देश हैं उस क्षेत्र में, और जबकि चीरू जो है ये ठंडे पर्वतीय घास के मैदानों में और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑरिक्स याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और चीरू ये एक तिब्बती मृग है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है इन चारों में से? मोडम, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTML। तो कौन सा है इसमें से? मोडेम, बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 10 में? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, याद रखना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? आर्थिक सहयोग व विकास संगठन, जिसे शॉर्ट में कह सकते हो ICD, नहीं OECD का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो देखो ये फ्रांस के पेरिस पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में। किसमें? फ्रांस के पेरिस में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका जवाब। और देखो इसकी स्थापना ओईसीडी की स्थापना तकरीबन 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में की गई थी। और ये अंतः सरकारी संगठन है, आर्थिक संगठन है, अंतः सरकारी आर्थिक संगठन, याद रखना। आगे देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हेममाइट युगांडा, सेमाइट मलेशिया, सकाई सूडान, बुशमैन बोत्सवाना। बताइए कौन सा सही सुमेलित है? ये एक साइड में जनजाति हैं और एक साइड में देशों के नाम है। हेममाइट जनजाति क्या युगांडा में पाई जाती है? हेममाइट, देखो हेममाइट जो है ना ये अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका में। तो इसमें ये युगांडा और मलेशिया दिए हुए हैं, तो कहाँ पर पाई जाती है? देखो युगांडा जो है, युगांडा वैसे अफ्रीका का ही देश है, लेकिन ये मध्य अफ्रीकी देश है। ये पड़ता है उस पर विषुवत रेखा पर, याद रखना। ठीक है, और ये जो पाई जाती है हेममाइट, ये जो जनजाति है ये पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में। तो ये इस वजह से गलत है, वैसे ये अफ्रीका का ही देश है। सेमाइट ये मलेशिया में नहीं पाई जाती है। ये मलेशिया तो आसियान कंट्री है, एशिया महाद्वीप का, लेकिन ये सेमाइट जो जनजाति है ये भी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी उसी में पाई जाती है, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में, तो ये भी गलत है। सकाई ये भी सूडान में नहीं पाई जाती है, ये एशिया में पाई जाती है, और उसमें भी इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में पाई जाती है ये सकाई जो है। और बुशमैन ये कालाहारी जो मरुस्थल है, बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में स्पेशली पाई जाती है। और कालाहारी मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी देश हैं, जैसे मकर रेखा पर जो पड़ते हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, ये इन देशों के आसपास फैला हुआ है, जाम्बिया वगैरह जो हैं। ठीक है, उन क्षेत्र में पाई जाती है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन डी सही सुमेलित है, बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, धारणीय विकास के संबंध में गलत कथन का चयन करें। धारणीय विकास के संबंध में देखना है आपको गलत कथन। देखो इसके बारे में बताऊं आपको कि जो सतत विकास है इसकी अवधारणा को सबसे पहले 1987 में जो ब्रेटलैंड जो सम्मेलन हुआ था उसमें प्रस्तुत किया गया था, याद रखना, 1987 में। तो देखो पहले इसके ऑप्शन ही देख लो, स्टेटमेंट देख लो। यह अवधारणा सबसे पहले ब्रेटलैंड में 1987 में प्रस्तुत की गई थी, तो बिल्कुल सही है ये 1987 में ही। दूसरा देखते हैं, दूसरा देख लो, इसमें इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग IUCN ने अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। तो देखो ये भी सही है, सबसे पहले इस शब्द का यानी धारणीय विकास यानी सतत विकास कह सकते हो। इसका जो वर्ड का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? IUCN ने किया था, याद रखना, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका ये जवाब भी। देखो सतत विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन खोजने का प्रयास करता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो सतत विकास है वो आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन खोजने का कार्य करता है। ठीक है, और इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। और इसमें ये पूछा है कि गलत कौन सा है, तो देखो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी इसमें गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। दक्षिणी वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम में है क्या? दक्षिणी वायुसेना कमान, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो दक्षिणी वायुसेना कमान कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में, बिल्कुल सही सुमेलित है इसका ये। दूसरा है पूर्वी नौसेना कमान, ये विशाखापट्टनम में, ये भी सही है। आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल क्या ये जबलपुर में है? तो देखो ये जबलपुर में नहीं है, ये गलत है, इसमें जबलपुर में नहीं है, ये अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में जो पड़ता है अहमदनगर उसमें। और इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल की, ये 1984 में की गई थी। ठीक है,
और आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड ये लखनऊ स्कूल। बाकी सही सुमेलित हैं सभी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? देखो जय संहिता भी कहा जाता है महाभारत को, ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य भी है ये महाभारत। और इसमें श्लोक कितने? तकरीबन 1,00,000 श्लोक हैं इसमें, ठीक है। याद कर लेना जानकारी के लिए कि महाभारत में जो श्लोकों की संख्या है तकरीबन 1,00,000 से अधिक ही है, 1,10,000 के आसपास है। और जो रामायण है उसमें श्लोकों की संख्या है 24,000। याद रखना, रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी वेदव्यास के द्वारा, नहीं सॉरी वाल्मीकि के द्वारा, और महाभारत की गई थी वेदव्यास के द्वारा, और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। जय संहिता भी कहा जाता है महाभारत को ही, ठीक है। तो देखो इसमें यह पूछा है कि महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? केसारी मोहन गांगुली, पंडित राम अवतार शर्मा, वल्लभाचार्य, टी.एन. सरस्वती अम्मा। बताओ कौन है? क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था भारतीय केसारी जो मोहन गांगुली हैं उनके द्वारा, केसारी मोहन गांगुली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये इन्होंने जो किया था ना ये अंग्रेजी अनुवाद तकरीबन ये 1883 से 96 के बीच किया था, तो तकरीबन 7 और 6 13 वर्ष के करीब टाइम लगा था इन्हें, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो आपको देखना है किस लिए बना सकती है। संघीय जो संसद है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और कब और किस लिए। देखो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, या राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। तो इनमें से देख करके बताओ कौन से सही हैं। ये आपके सामने 1 2 3 2 3 4 1 2 4 या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो जो संघीय संसद है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, यानी जो सबसे बड़ी कह सकते हो सबसे बड़ी जो संस्था है भारत में, सब कुछ बदल सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो वो संसद ही है। याद रखना सर्वोच्च शक्ति संसद को ही दी गई है इस मामले में, बनाना मिटाना जो कुछ भी करना है। तो देखो इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु तो संसद राज्य सूची के विषयों पर इस मामले में भी कानून बना सकती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए भी। और देखो ये आर्टिकल जो 253 है उसमें दिया हुआ है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो संबंधित राज्यों की सहमति से, यानी इसमें सहमति जो देखी जाएगी, या ये जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से उन राज्यों में ये कानून बना सकती है राज्य सूची के विषयों में। इसमें एक राज्य की सहमति नहीं लगेगी, कम से कम 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए। और ये दिया हुआ है आर्टिकल 252 में, याद रखना। और देखो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, तो राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन है तो उस टाइम भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। और चौथा इसमें राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसके लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो इस स्थिति में भी बना सकती है। तो समझ सकते हो ये सभी सही हो जाएंगे। देखो ये जो 2/3 के बारे में दिया हुआ है, राज्यसभा के बारे में ये प्रस्ताव पारित करने के बारे में, यह आर्टिकल 249 में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति शासन की स्थिति में ये देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन का वैसे तो उल्लेख है 356 में, लेकिन इसमें यह दिया हुआ है आर्टिकल 357 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति शासन लागू हुए जब उस अवस्था में तो संसद राज्यसभा के जो विषय राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बना सकती है। तो समझ सकते हो ये चारों ही सही हैं, इसमें चारों पर कानून बना सकती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड में जनजातियाँ और एक साइड में राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, और ये देखना है कौन सा सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिम्बू जो जनजाति है, क्या यह सिक्किम में पाई जाती है? लिम्बू बताइए। देखो लिम्बू जो जनजाति है भारत के पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसके अलावा भूटान में भी पाई जाती है और नेपाल में भी पाई जाती है। तो समझ सकते हो इसमें ये पहला तो सही है। लिम्बू जनजाति स्पेशली देखो 3-4 जगहों पर पाई जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, भूटान और नेपाल इस जगह पर पाई जाती है। अब इसमें देखो कार्बो जो जनजाति है, कार्बो
इसको कार्बो या कार्बी कुछ भी कह सकते हो। तो ये हिमाचल प्रदेश में तो पाई नहीं जाती है, इस वजह से ये गलत है इसका। तो ये कहाँ पर पाई जाएगी, ये असम का जो कार्बी एंगलोंग जो क्षेत्र है, एलगोंग जो जिला है कार्बी एंगलोंग, उस क्षेत्र में पाई जाती है और उसी की वजह से इसका नाम है कार्बी। ठीक है, याद रख लेना। तो ये हो जाएगा, असम कर दो इसे आप, इसमें ये गलत है। और देखो डोंगरिया कोंद, डोंगरिया कोंद भी काफ़ी फेमस जनजाति है। ये कहाँ पर पाई जाती है, ओडिशा में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। चौथा है इसमें बोंडा, बोंडा जनजाति क्या तमिलनाडु में पाई जाती है? देखो बोंडा या बोंडा जनजाति कुछ भी कह सकते हो, ये तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। तो ये गलत है, इसमें ओडिशा कर लेना इसे भी। ठीक है, और तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है वो पूछी जाती है काफ़ी, उसका जवाब बता सकता है कोई? कमेंट बॉक्स में बताओ कि तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है, और काफ़ी पूछी जाती है वो। ठीक है, तो ये गलत है। और इसमें सही सुमेलित कौन सा है? 1 और 3 सही सुमेलित है, 1 और 3। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय वन सेवा के कैडरों का या के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा या कौन से हैं? भारतीय वन सेवा के कैडरों के नियंत्रक प्राधिकरण में वर्णित विकल्पों में कौन से हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण के बारे में पूछा है इसमें। तो आपको बता दूं, देखो जैसे 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे एक है आईएएस, एक है आईपीएस और एक है आईएफएस। तो इन सभी के बारे में देख लो कि पहले तो दो अखिल भारतीय सेवाएं थी, एक आईएएस यानी इसे कह सकते हो हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी है आईपीएस, इसे कह सकते हो भारतीय पुलिस सेवा, और जो आईएफएस जो जोड़ी गई थी, भारतीय वन सेवा कहते हैं उसे, वो अखिल भारतीय सेवा जोड़ी गई थी भारतीय अखिल भारतीय सेवा अधिनियम में 1951 का, उसके तहत जोड़ी गई थी 1966 में। याद रखना, इस वजह से वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो पूछा है नियंत्रक प्राधिकरण इन कैडरों का, तो कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय वन सेवा के कैडरों के जो नियंत्रक होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से किसको सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। बताओ, ये सभी काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, इन सभी में से बताना है किसको पद्म विभूषण मिला है। देखो ये मिला है सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा। तो इन चारों के बारे में अब आपको बताता हूं मैं। तो देखो इसमें सबसे पहले देखो आप, ये जो दी हुई हैं ऑप्शन ए और बी में अरुंधति राय और मेधा पाटकर को। ठीक है, अरुंधति राय और मेधा पाटकर जो हैं ये संबंधित हैं किससे? जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उससे, ये दोनों संबंधित हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया गया था उससे। देखो जो नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है और बंगाल की उसमें अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, उसी नदी पर बांध परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा था, तो उसी के विरोध में इनके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, जो पर्यावरण नुकसान के साथ ही आदिवासी जनजाति के अधिकारों का भी अतिक्रमण कर रहा था इस वजह से। ठीक है, और ये सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये तो काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। सुंदरलाल जो बहुगुणा थे ये गांधी जी के पर्यावरण जो मूल्यों से प्रेरित होकर के इनके साथ सहयोग किया था चंदी प्रसाद भट्ट ने और सुंदरलाल बहुगुणा ने। इन दोनों ने चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन काफ़ी फेमस है, चिपको आंदोलन, उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए आपको। देखो ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये गांधीवादी व्यक्ति थे, यानी ये अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपना करके शांतिपूर्वक तरीके से इन्होंने चिपको आंदोलन जो था उसका नेतृत्व किया था और उसको सफल भी बनाया था। और देखो चिपको आंदोलन का जो मूल यानी कह सकते हो विचार है, इनकी पत्नी थी विमला बहुगुणा, उनके द्वारा लाया गया था, परंतु इसे लक्ष्य तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका सुंदरलाल बहुगुणा ने ही निभाई थी। और देखो 1980 से 84
1980 से 2004 के बीच ये टेहरी जो बांध है उसके निर्माण विरोध में भी आंदोलन चलाते रहे हैं। काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, इसी वजह से इन्हें विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। और देखो चिपको से आप समझ पा रहे होंगे, जो चिपको आंदोलन है, जब वृक्षों को काटते थे तो इसमें जो व्यक्ति शामिल थे सभी वो वृक्षों से चिपट जाते थे, यानी कहते थे अगर वृक्ष को काटना है तो हमको भी काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था। चंडी प्रसाद बता दिया मैंने, इन्हीं के साथ सहयोग किया था। तो ये काफ़ी सभी पर्यावरणविद जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पद्म विभूषण मिल चुका है सुंदरलाल बहुगुणा को। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे को पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो इस खाली जगह पर क्या आएगा ये बताना है आपको कि आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे को पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। क्लोन, टोटिपोटेंसी, केलस या प्लूरिपोटेंसी। यानी आदर्श परिस्थिति में नए पादप या पौधे को पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए कोशिका का जो गुण है उसको किस नाम से जानते हैं? बताओ क्वेश्चन नंबर 20 में। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटिपोटेंसी। ये टोटिपोटेंसी कहा जाता है पादप और पौधे को पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए कोशिका का जो गुण है क्या कहलाता है? टोटिपोटेंसी, याद रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 21। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी जो लेखक हुए हैं जैसे हिंसुआंग हुए हैं, फाहियान वगैरह, ये सभी जो हुए हैं ये भारत का लोग हैं। भारत का जो उल्लेख है किस नाम से करते हैं? यानी ये समझ सकते हो भारत का एक नाम चीनियों के अनुसार क्या है? फोकोकी, यिंतू, सियुकी या सिकियापोनी, इन चारों में से बताइए। तो देखो ये काफ़ी फेमस नाम है, ये यिंतू चीनी लेखकों के द्वारा भारत को कहा गया है यिंतू, याद रखना। हिंदू या सिंधु शब्द से लिया गया है ये यिंतू, किससे? हिंदू या सिंधु से ही लिया गया है। और तियानजू भारत का चीनी ऐतिहासिक नाम भी है, तियानजू भी नाम है इंडिया का, लिख देता हूँ। देखो ये तियानजू, ये भी पूछा जाता है चीनियों के अनुसार ही क्या नाम है? तियानजू। तियानजू भारत का चीनी ऐतिहासिक नाम है। और हिंसुआंग की यात्रा का जो वर्णन करता है ये जो लिखी हुई है सीयू की जो पुस्तक है हिंसुआंग के द्वारा लिखी गई थी, हर्षवर्धन के टाइम में आया था। और फारसी में लिखी गई थी, हिंदी फारसी में नहीं सॉरी, ये किस भाषा में लिखी गई थी इसके बारे में बताओ। थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है कि जो सीयू की लिखी गई थी ये किस भाषा में थी। भारत के और भी नाम हैं जैसे कि हिंदू कहा गया यूनानियों के द्वारा, इंडस भी कहा गया, ये काफ़ी नाम है। आर्यावर्त भी भारत को ही कहा जाता है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, ये सभी भारत के ही नाम हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से संबंधित हैं क्या? तो देखो मोतीलाल नेहरू का संबंध है नेहरू रिपोर्ट से, बिल्कुल ठीक है। M.K. गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं, ये भी सही है। और M.C. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी में M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना क्या खिलाफत आंदोलन से संबंधित हैं? जो खिलाफत आंदोलन है 1919 में चलाया गया था, क्या उससे ये संबंधित हैं? देखो मोहम्मद अली जिन्ना इससे संबंधित नहीं है, तो कौन थे? अबुल कलाम जो आज़ाद थे, इसके अलावा जफ़र अली खां भी थे, उसमें मोहम्मद अली भी थे, तो ये संबंधित थे इससे, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली थे लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, याद रखना। तो इसका ऑप्शन डी ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23। पंचायत समिति के सदस्य, खाली जगह में देखो, पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। तो कौन सा सही है इसमें?
तो देखो इसका है ऑप्शन सी बिल्कुल सही। पंचायत के जो सदस्य हैं जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। देखो पंचायती राज अधिनियम है, उसके द्वारा सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, जैसे कि ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पंचायत के रूप में। ठीक है, तीनों स्तरों पर पंचायत के सभी सदस्यों का लोगों द्वारा सीधे रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष से संबंधित है, मालवी काग्निमित्रम कालिदास से, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, या सौंदरानंद अश्वघोष की। तो देखो कर्पूरी मंजरी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कर्पूरी मंजरी। तो देखो ये यही इसमें सुमेलित नहीं है, आंसर भी यही है इसका, ऑप्शन ए। ये जो कर्पूरी मंजरी है ये हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई थी, याद रखना, ये लिखी गई थी राजशेखर के द्वारा। ठीक है, तो हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन सी लिखी गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा 3 रचनाएं लिखी गई थी, याद रखना। हर्षवर्धन की जो 3 रचनाएं काफ़ी फेमस हैं, उन तीनों को ही याद कर लेना, आप अच्छे से समझ लेना। जो एक है उसमें नागानंद, दूसरी है रत्नावली और तीसरी प्रियदर्शिका। ठीक है, नागानंद और आपकी रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी में देखो, एक सेकेंड ये जो मालवी काग्निमित्रम है, ये मालविका और अग्निमित्र शुंग की, ये जो अग्निमित्र जो हुआ था उसकी प्रेम कथा की कहानियाँ इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो काफ़ी फेमस रचना है ये मालवी का अग्निमित्रम। शुंग वंश का शासक हुआ अग्निमित्र शुंग और उसकी प्रेमिका हुई मालविका, उसकी ये प्रेम कथा लिखी कालिदास ने। इसके अलावा 4-5 रचनाएं और पूछी जाती हैं कालिदास की, जैसे एक है मेघदूतम, एक रघुवंशम भी है, विक्रम वंशियम भी पूछी जाती है, कुमार संभवम, ऋतु संहारम भी इन्हीं की है, और अभिज्ञान शाकुंतलम तो काफ़ी फेमस है। तो ये सभी कालिदास के द्वारा लिखी गई, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। और इसमें ये मुद्रा राक्षस दी हुई है, ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी। सौदरानंद के जो लिखी गई थी ये अश्वघोष ने लिखी थी। देखो विशाख दत्त की एक रचना और है देवी चंद्रगुप्तम, वो भी पूछी जाती है। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस ये दोनों विशाख दत्त ने लिखी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन भारत में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में गलत हैं? लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन से कथन इसमें चारों में गलत हैं? देखो भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जैसे एक है जलोढ़ मिट्टी, एक है आपकी लेटराइट मिट्टी, एक है लाल पीली मृद मिट्टी, इसके अलावा एक है काली मिट्टी, और एक है पर्वतीय मिट्टी, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी भी है, लवणीय मिट्टी भी है। तो काफ़ी तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारत में। ठीक है, और पीट यानी जैव मृदा भी पाई जाती है। तो देखो कुछ ये जो 4-5 तरह की मृदाएं भारत में, वो अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है, स्पेशली जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, और सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है भारत में, तकरीबन 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, इतना याद रख लेना, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है भारत में। दूसरे नंबर पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी यानी मिट्टी का जो इसमें लाल रंग है वो किस वजह से होता है? तो याद रखना, मिट्टी का जो लाल रंग होता है लाल पीली मिट्टी में, वो लोहे के ऑक्साइड होते हैं उसमें, या फिर कह सकते हो इसमें मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड होता है, उसकी अवस्थिति के कारण ही होता है। और देखो भारत की जितनी भी मिट्टियाँ हैं अधिकतर सभी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी ही पाई जाती है, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस की तो निश्चित कमी पाई जाती है अधिकतर सभी मिट्टियों में। और देखो तीसरी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है काली मिट्टी, कपास के लिए सर्वोत्तम है, और जो दक्कन का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र, उसमें स्पेशली पाई जाती है। और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है इसी को, चेन्नोजम मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को। और इसके अलावा अब आपका स्थान आता है, चौथे स्थान पर पाई जाती है ये लेटराइट मिट्टी काली मिट्टी के बाद।
और ये मिट्टी की काफ़ी विशेषताएं होती हैं। ये जहाँ पाई जाएगी उस जगह पर होना चाहिए एक तो उच्च तापमान और भारी वर्षा होनी चाहिए। देखो उच्च तापमान होगा, भारी वर्षा होगी तो इसमें जो अवसाद होते हैं, उपजाऊ जो ऊपरी परतें होती हैं वो बह जाती हैं। इसमें लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के जो यौगिक होते हैं वही बच जाते हैं। इसी वजह से कह सकते हो ये मिट्टी जो होती है उपजाऊ कम होती है, जैसे जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, काली मिट्टियाँ हैं उनके मुकाबले। ठीक है, और ये लाल भूरे रंग की होती है सामान्यतः। इस मिट्टी में जो है रबर और कॉफ़ी की सबसे अच्छी पैदावार होती है। रबर, कॉफ़ी, जो कहवा, जो सिनकोना, काजू वगैरह जो होते हैं उन सभी की। ठीक है, इनके हिसाब से ये उपजाऊ है। और ये मृदा जो है सूखने के बाद इतनी कठोर हो जाती है, पथरीली भी हो जाती है, यानी समझ सकते हो पत्थर जैसी हो जाती है जो ये लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में समझो कि भारत में जो पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी है उसके बारे में गलत कथन देखना है। देखो इसमें यह आर्द्र अयन वृत्तीय प्रदेश की मिट्टी है क्या? देखो ये आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उस साइड में पाई जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में पाई जाती है और उड़ीसा के क्षेत्र में भी पाई जाती है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस मिट्टी है, ये भी काफ़ी पूछी जाती है ये। देखो इसमें ये पहला स्टेटमेंट कि यह आर्द्र अयन वृत्तीय प्रदेशों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, तो देखो ये सही है बिल्कुल। जैसे जो क्षेत्र हैं, कर्नाटक का क्षेत्र, केरल का, आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश के, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये जो मिट्टी होती है ना लेटराइट, याद रखना 3 प्रकार की मिट्टी होती है। पहली होती है इसमें गहरी लाल लेटराइट मिट्टी, दूसरी सफ़ेद होती है और ये भूमिगत जल वाली भी लेटराइट मिट्टी होती है इसमें। और देखो इसकी उर्वरता बहुत अधिक होती है, मैंने अभी बताया था इसकी उर्वरता बहुत कम होती है, ना कि बहुत अधिक होती है। क्यों होती है इसकी उर्वरता कम क्यों होती है? देखो लेटराइट मिट्टी में देखा जाए तो जो इसमें अवसाद वगैरह जो होते हैं अधिक वर्षा की वजह से, अधिक टेम्परेचर की वजह से वो बह जाते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें चूना वगैरह जो पत्थर यानी वही कंकड़ पत्थर बाकी बच जाते हैं, तो लोहे के ऑक्साइड भी बच जाते हैं। तो समझ सकते हो ये काफ़ी कम उपजाऊ मिट्टी होती है और यह बहुत ही अवक्षलित मिट्टी है। तो देखो ये सही है, बिल्कुल अवक्षलित ही मिट्टी है ये, तो तीसरा इसमें सही है। चौथा है इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चूना इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? देखो लेटराइट मिट्टी में तो चूना, नाइट्रोजन, फास्फेट वगैरह इन सभी की कमी पाई जाती है। इसमें जो प्रचुरता पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड की, पोटास की, इन सभी की अधिकता पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो ये इसमें ये गलत हो जाएगा। और इसका जवाब पूछा है कि कौन कौन से इसमें गलत हैं, 2 और 4 इसमें गलत हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 एक साइड में सूची फर्स्ट है और एक साइड में सूची सेकंड है, तो इसमें आपको मिलान करना है। सबसे पहले देखो सूची फर्स्ट में कि गौतम बुद्ध का संबंध किससे है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और केरल। तो देखो बिहार के गया से संबंधित हैं इन चारों के हिसाब से देखा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और डलमा किससे संबंधित है? देखो डलमा अभयारण्य है और ये झारखंड के जमशेदपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी सुमेलित है। और सिमलीपाल उड़ीसा में है। इसके अलावा भीतर कड़का भी है अभयारण्य, कहाँ पर है? उड़ीसा में, और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पड़ता है, तो देखो ये भी सुमेलित है। पेरियार ये केरल में है, केरल में बिल्कुल सही है ये। पेरियार केरल में पड़ता है, ये भी अभयारण्य है, याद रखना। और जो इडुक्की जिला है उसका, केरल का, उस क्षेत्र में पड़ता है ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, परिवेशी वातावरण में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण तापन में योगदान करता है? यानी ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं ये समझ सकते हो। यानी ये समझ लो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए इन चारों में कौन सा जिम्मेदार है? कालिक, सल्फर, हेक्साक्लोराइड, जलवाष्प या ये सभी? देखो इसमें पहला है, इसमें कालिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी जिम्मेदार है, तो समझ सकते हो ये तो इसमें हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। इसमें जो कालिक है
देखो कालिक के बारे में बता दूं, अधिकतर जो इसका निष्कर्षण होता है डीजल इंजन के माध्यम से होता है, जो डीजल के इंजन होते हैं उनसे निकलती है, और ये ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देती है। देखो ये जब फैलती है या निकलती है कालिक, जब ग्लेशियरों पर जाती है यानी बर्फ़ पर ये जम जाती है। जैसे जो ग्लेशियर होते हैं यानी बर्फ़ जो होती है जो सूर्य से आने वाले सूर्य तप को अधिकतर परावर्तित कर देती है, लेकिन जब उस पर कालिक जमा हो जाती है यानी उस पर काली राख सी जमा हो जाती है, तो देखो काला कलर जो होता है ऊष्मा का तो अवशोषक होता है, यानी समझ सकते हो। तो उसी वजह से जब बर्फ़ के ऊपर कालिक जम जाएगी तो सूर्य से आने वाला सूर्य तप उसमें अवशोषित होगा, जिस वजह से टेम्परेचर उसका बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी। बर्फ़ पिघलेगी तो काफ़ी हानिकारक होगा, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और भी आपदाएं बढ़ेंगी, बाढ़ की घटना वगैरह सब कुछ बढ़ेंगी। तो ये काफ़ी जिम्मेदार है। ऑप्शन बी देखो इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यानी इसे आप ये भी कह सकते हो SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हो SF6, इससे संबोधित कर सकते हो इसको, ठीक है। ये भी तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार है। और ये जो है इसकी जो अवधि होती है ना, जीवन काल इसका महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट पूछा जाता है। तकरीबन एक बार ये निष्कर्षण होने के बाद 100 वर्ष के लिए मान लो इसका जीवन काल कम से कम 100 वर्ष तो रहने वाली है ये। इसके अलावा देखो इसमें जलवाष्प किसके मुकाबले है पता है, 100 वर्ष की तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में है इसकी 100 वर्ष की अवधि, ये जो है क्या बोलते हैं सल्फर हेक्साक्लोराइड की, ठीक है। नहीं, थोड़ा मैं इसमें गलती से गलत बोल गया हूँ। देखो दोबारा सल्फर हेक्साक्लोराइड के बारे में देखो कि एक साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और एक साइड में ये, अगर ये 100 वर्ष की अवधि के लिए ली जाए तो ये समझ लेना कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ये तकरीबन 22-23 हज़ार गुना अधिक वातावरण में तापन में योगदान देगी। कितना? 22-23 हज़ार गुना कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। और देखो ये जलवाष्प भी काफ़ी जिम्मेदार है इसके लिए, तो समझ सकते हो इसका ऑप्शन जो डी दिया हुआ है ये सही जवाब हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, जो खाद्य श्रृंखला है किससे प्रारंभ होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवों से, प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन प्रक्रिया से या अपघटकों से? किससे होती है एक खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ, किससे होता है? तो देखो आप इसमें तो समझ पा रहे होंगे, आसान क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से, यानी समझ सकते हो खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा का सब कुछ स्रोत सूर्य ही है। अगर सूर्य ना हो तो समझ लेना सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। थोड़े दिनों में ना हो मानता हूँ, लेकिन आगे चल करके सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सूर्य से पेड़ पौधे भोजन लेते हैं, ठीक है। अगर पेड़ पौधों को भोजन नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन, हम सभी को जीव जंतुओं को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो समझ सकते हो एक दूसरे से सभी कनेक्टेड होते हैं, एक का विनाश होगा तो दूसरे पर असर निश्चित होगा, एक के विनाश होने से दूसरे को 100% विनाश होगा उसका भी, ठीक है। तो समझ सकते हो खाद्य श्रृंखला जो प्रारंभ होती है वो प्रकाश संश्लेषण से होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखते हैं, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है। वाणिज्यिक बैंकों में जो गैर निष्पादीय परिसंपत्तियां होती हैं उसका अर्थ पूछा है इसमें कि बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता, पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं हैं, वसूली नहीं होती है या कम ब्याज वाले ऋण। इन चारों में से कौन सी गैर निष्पादीय परिसंपत्तियां हैं? ऑप्शन सी में, सॉरी मैं आंसर ही बोल गया। क्वेश्चन नंबर 29 में जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है वसूली नहीं होती है, यानी गैर निष्पादीय परिसंपत्तियां वो होती हैं जिनकी वसूली नहीं होती है। यानी इसे आप और ऐसे समझ सकते हो कि वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ वह होता है, उस ऋण से होता है जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। याद रखना, वह ऋण जिस पर ब्याज और उस ऋण की भी यानी मुख्य रकम की भी वसूली ना हो तो उसको हम गैर निष्पादीय परिसंपत्तियां कहेंगे, याद रखना। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? यानी अंगुलियों के निशान की बहुरंगीय सतह पर उभारने यानी डेवलप करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? स्वर्ण धूल, मैग्नीज डाइऑक्साइड, चारकोल या फ्लोरोसेंट पाउडर। क्वेश्चन नंबर 30, बताइए क्या सही जवाब होगा आपके हिसाब से?
अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 20 क्वेश्चन और होते हैं इसमें, यानी समझ सकते हो टोटली 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो काफ़ी कुछ फ़ायदा हो रहा होगा क्लास का आप सभी को। अगर हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी के बीच शेयर भी कर दो। जो जितने भी स्टडी ग्रुप में हैं आप सभी के संपर्क में, सभी में भेज दो वीडियो को, जिससे कि उन सभी को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा मिले इससे। तो समझ सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हैं आप सभी के सामने, डेली होती हैं ये 2 बजे। ठीक है, तो बताइए अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने यानी डेवलप करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। स्वर्णधूल, मैग्नीज डाइऑक्साइड, चारकोल या फ्लोरोसेंट पाउडर। तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग होता है इसमें। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय जो सतह होती है उस पर उभारने के लिए फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है नरोरा में, कलपक्कम में, घाटशिला में या नागल में। बताइए। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है इसमें नरोरा में, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल सही है। और नरोरा में कहाँ है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है नरोरा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और कल ऑप्शन ये देखो कलपक्कम में, ये भी है, कलपक्कम में भी पड़ता है, ये तमिलनाडु में है, ये भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। घाटप्रभा में नहीं है और नागल में भी नहीं है। तो 1 और 3 इसके सही जवाब है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नागल सॉरी घाटप्रभा सॉरी वो क्या बोलते हैं, कलपक्कम और नरोरा दोनों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। देखो इसके अलावा मैं 4-5 और बता दूं आपको, उनको भी याद कर लेना। जैसे एक है तारापुर भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। और भारत का सबसे पहला कौन सा है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, तारापुर में, ठीक है। और इसमें सहयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा। एक कुडनकुलम है, कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों एक जैसे नाम है और ये दोनों ही तमिलनाडु में है। देखो कुडनकुलम जो बना था उसमें रूस ने सहयोग किया था। रावतवाटा ये देश का 25वां है। कौन सा 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, रावतवाटा, और ये राजस्थान में पड़ता है। देखो राजस्थान में रा आ रहा है और रावतवाटा में भी रा आ रहा है, तो उस हिसाब से याद कर सकते हो। इसमें सहयोग कनाडा ने किया था। नरोरा उत्तर प्रदेश में। एक कैगा भी है, देखो कैगा में का आ रहा है, कर्नाटक में भी का आ रहा है। तो कैगा जो परमाणु संयंत्र है वो कर्नाटक में और देश का 20वां परमाणु बिजली घर है, ठीक है। इसके अलावा काकरापार भी पूछा जाता है। काकरापार कहाँ है, गुजरात में, और ये गुजरात का काफ़ी फेमस है, याद रखना। एक जैतापुर और है, उसे भी याद रख लेना। जैतापुर, देखो तारापुर और जैतापुर दोनों में पुर आ रहा है, तो उस हिसाब से देख सकते हो महाराष्ट्र में है दोनों, जैतापुर और तारापुर। जैतापुर देश का सबसे पहला है और जैतापुर महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आकाश एनजी यानी नई पीढ़ी, एनजी का मतलब क्या है, नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन, ठीक है। आकाश मिसाइल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसमें स्टेटमेंट पहला है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और दूसरा है इसमें 25 जनवरी 2023 को इसका सफल परीक्षण ओडिशा तट से किया गया था। आकाश जो मिसाइल है, क्या ये हवा में मार करने वाली मिसाइल है सतह से। तो देखो इसको बनाया, आकाश जो मिसाइल है इसको डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया और ये नई पीढ़ी की मिसाइल है, याद रखना। और ये सतह से हवा में मार सकती है, ठीक है। इसका सफल परीक्षण किया गया है अभी हाल ही में। कब किया गया था इसका सफल परीक्षण, हाल ही में तो नहीं, 2021 में ही किया गया था, ठीक है। और कहाँ किया गया था, उड़ीसा तट पर किया गया था, ठीक है। उड़ीसा तट पर ही किया गया था। डीआरडीओ का एक वीडीएल तथा वीईएल की उपस्थिति में किया गया था। डीआरडीओ और एक है डीआरडीओ और वीडीएल और एक है वीईएल, इनकी उपस्थिति हुई थी तब किया गया था इसका सफल परीक्षण, ठीक है। तो समझ सकते हो इसके ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है। 6वीं शताब्दी से और 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानियां सुमेलित नहीं है। पल्लव कुचिपुरम की, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो इसमें पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो ये कांचीपुरम थी, ये सही है। पांड्यों की कौन सी थी, मदुरई थी, मदुरई भी कह सकते हो। और चेर राज्य की राजधानी पंडुचेरी नहीं थी,
कौन सी थी फिर? इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो वंजी थी, वंजी। ठीक है, याद रखना, ये हो जाएगा। और देखो इसमें चोल की तंजौर, क्या ये सही है? चोलों की राजधानी क्या तंजौर थी? बताओ सही है या गलत है ये? बताइए। हाँ तो देखो ये भी सही है। अब इसका जवाब हो जाएगा चेर की राजधानी वंजी थी, ना कि पंडुचेरी। हीरक चतुर्भुज परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीरक चतुर्भुज परियोजना, देखो योजनाओं से भी संबंधित एक दो क्वेश्चन आता है, तो योजनाएं भी हैं। कोई वीडियो बनाऊंगा मैं, एक या दो वीडियो बनाऊंगा योजनाओं की। ठीक है, योजना एग्जाम से पहले बना दूंगा। देखो हीरक चतुर्भुज परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ना है। क्या हीरक चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य है चारों महानगरों को जोड़ना? बताइए। देखो इसका ये पहला सही है, इसका उद्देश्य 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ना ही है। दूसरा देखो इसमें, यह देश के उच्च गति रेल संपर्क को सुधारने में सहयोग करेगी। तो देखो कोई योजना या कोई नया कार्य होगा तो उसका तो कार्य सुधारना ही होगा, ना कि बिगाड़ना अधिकतर तो। ठीक है, तो ये दूसरा भी सही होगा, तो ये दोनों ही सही हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें एक साइड में लेखकों के नाम है और एक साइड में उनके उपनामों के बारे लिखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिपाठी को किस नाम से जाना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी। तो देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये पूरा वर्ड सुना होगा, तो ए का हो जाएगा 3। एक सेकंड, ए का 3 हो जाएगा। रघुपति सहाय, ये कौन थे रघुपति सहाय? तो देखो इन्हें फिराक गोरखपुरी उपन्यास इस उपनाम से जाना जाता है। फिराक गोरखपुरी उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। वैद्यनाथ, वैद्यनाथ किसको कहा जाता है? तो देखो वैद्यनाथ को कहा जाता है नागार्जुन, नागार्जुन उपनाम से भी जाना जाता है वैद्यनाथ को। इसका 2 हो जाएगा। धनपत राय श्रीवास्तव, ये मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इसका 1 हो जाएगा। तो देखो 3 4 2 1 इसका सही जवाब होगा। 3 4 2 1, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, मिलान करो सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में खनिज हैं और एक साइड में उसके उत्पादन क्षेत्र हैं। तांबे के लिए उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? देखो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 4 में, इसमें चौथा देखो, जो मोसाबनी है, मोसाबनी की जो खदानें हैं वो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, और ये झारखंड का जो पूर्वी क्षेत्र है, सिंहभूमि जो जिला है, उस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 का 4। लोह अयस्क, ये लोह अयस्क का जो उत्पादन किया जाता है उड़ीसा में, ये बादाम पहाड़ियाँ हैं, बादाम पहाड़ियाँ उससे होता है। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। मैग्नीज के लिए कौन सी जगह फेमस है? मैग्नीज मध्य प्रदेश में जगह है छिंदवाड़ा। ठीक है, मैग्नीज के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में पड़ती है, वहीं की खदानों से इसको निकाला जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा 2। और अब्रक, अब्रक के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? तो देखो अब्रक के लिए जो हजारीबाग दिया हुआ है इसमें, ये है, इसका 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 इसका सही जवाब होना है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम स्थल है। देखो अलकनंदा सभी में आने वाली है, याद रखना, बाकी याद करनी है आपको दूसरी नदियाँ। कर्णप्रयाग अलकनंदा एवं भीलंगना का। जोशीमठ अलकनंदा एवं पिंडर का। बताइए, इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 37, तो देखो देवप्रयाग कह दो या हरिद्वार कह दो, कुछ भी कह दो, हरिद्वार नहीं, वो देवप्रयाग कह दो या प्रयागराज कह दो। ठीक है, तो इसका ये सही सुमेलित है पहला ही। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम है, याद रखना।
दूसरा देखो, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं भागी मंदाकिनी का है क्या? रुद्रप्रयाग में होता है क्या ये? अलकनंदा के साथ केदारनाथ से जो मंदाकिनी आती है उसका संगम होता है? तो देखो इसमें ये भी सही है। अरे एक सेकंड, अरे इसमें उस हिसाब से देखना है कि कितने सही है। मैंने ये 4 ऑप्शन ही समझ लिए थे कि कौन सा सही है। ठीक है, देखो पहला भी सही है, इसमें दूसरा भी सही है, इतना समझ लो। ठीक है, तीसरा देखो, कर्णप्रयाग में अलकनंदा एवं भिलंगना का संगम होता है क्या? देखो जो कर्णप्रयाग है उसमें अलकनंदा के साथ भिलंगना का मिलन नहीं होता है। इसमें जो पिंडार नदी है वो मिलती है आकर के अलकनंदा से कर्णप्रयाग में भिलंगना, वो जो है पिंडार नदी वो मिलती है, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, इसमें भिलंगना नहीं होगी, पिंडार होगी। और जोशीमठ में अलकनंदा एवं पिंडार का संगम नहीं होता है, इसमें धौली के साथ होता है। जो धौली गंगा है वो मिलती है आकर के जोशीमठ में अलकनंदा से। ठीक है, ये भी गलत है, पिंडार गलत कर दो, इसे धौली कर दो इसमें। अब देखो इसमें 1 और 2 सही है, ओनली 1 और 2, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव विकास रिपोर्ट HDR शामिल बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में से कौन सा या कौन से सम्मिलित हैं पारिवारिक स्तर पर निम्नलिखित में से? मानव विकास रिपोर्ट शामिल बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन से सम्मिलित हैं पारिवारिक स्तर पर निम्नलिखित में से? शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, ये संबंधित अभाव, बताइए। देखो दोबारा समझो इसमें कि जो मानव विकास रिपोर्ट है यानी HDR है उसमें बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है और उसमें पारिवारिक स्तर पर देखेंगे आप तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, और देखो मानव विकास जो रिपोर्ट है HDR है ये वर्ष 2010 में, एक सेकंड, 2010 में 3 इसमें नए सूचकांक शामिल किए गए थे, याद रखना। एक तो उसमें किया गया था बहुआयामी गरीबी सूचकांक को, एक किया गया था उसमें असमानता के लिए समायोजित जो मानव विकास सूचकांक है उसको, और एक इसमें लिंग असमानता को शामिल किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हुआ है, इसमें ये तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अब इसमें भी मिलान करना है आपको, एक साइड में समितियों के नाम है और एक साइड में ये क्या लिखा हुआ है यानी किसके द्वारा चलाई गई थी, अन्य के कुछ भी कह सकते हो, किससे संबंधित है जो समिति है। यानी ये समझ सकते हो एक साइड में समितियों के नाम लिखे हुए हैं और एक साइड में उनके अध्यक्षों के नाम है, यानी उसी की वजह से वो समितियां बनी। तो उसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? देखो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयर का विनिवेश जो समिति है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देखो जो अध्यक्ष हैं सी रंगराजन, जो RBI के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, यानी गवर्नर रह चुके हैं वो RBI के। ठीक है, RBI के गवर्नर रह चुके हैं सी रंगराजन, तो ये संबंधित हैं इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयर का विनिवेश से। औद्योगिक रुग्णता जो समिति है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देखो इसका सही जवाब होगा ओंकार गोस्वामी, इसका 2 हो जाएगा। कर सुधार से संबंधित RJ चलैया या RN मल्होत्रा, कर सुधार संबंधी जो समिति थी, तो देखो RJ चलैया ये संबंधित थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी, 1 हो जाएगा। इसमें मिलान देख लो क्या होगा, सबसे पहले होगा इसमें 4 होगा, उसके बाद होगा 2, उसके बाद 1, और बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए RN मल्होत्रा, इसका 3 हो जाएगा। 4 2 1 3 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न इसमें भी आपको क्या देखना है, सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। एक साइड में भौगोलिक खोजों के बारे में है और एक साइड में खोजकर्ता का नाम लिखा हुआ है। देखो न्यू फाउंडलैंड की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यू फाउंडलैंड की खोज की गई थी जॉन केवेट के द्वारा की गई थी। तो देखो ये सही सुमेलित है। हवाई द्वीप समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये भी पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा है, जो सुमेलित नहीं है वो पूछा है क्या? देखो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। हवाई द्वीप समूह की कैप्टन कुक के द्वारा की गई थी,
सही है बिल्कुल। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरी एमंडसन के द्वारा दक्षिणी ध्रुव की गई थी। ठीक है, ये गलत है। इसमें केपलर ने तो ग्रहों से संबंधित नियम दिए थे। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी? एमंडसन के द्वारा। रोआल्ड जो एमंडसन थे 1911 में, उनके द्वारा की गई थी खोज। ठीक है, एमंडसन ये थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है इसका।